नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा राजस्थान का ग्रामीण विकास। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी जो आपके 12वीं के साथ साथ आगे कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी काम आ सकती हैं, तो ध्यान से देखना। राजस्थान के ग्रामीण विकास में अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर, किसके आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो ग्रामीण थी। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 75.2% जो जनसंख्या है वो क्या थी? ग्रामीण थी। क्वेश्चन बन गया बेटा। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या या फिर के आधार पर राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी थी? तो कितनी थी? 75.2% थी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सा कार्यक्रम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में संचालित किया गया था या फिर चलाया गया था। अब ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था किसकी बात चल रही है बेटा? ग्रामीण विकास। ऊपर भी नाम यही लिखा था कि राजस्थान का ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था की गई थी वो कब की गई थी? लागू की गई थी कब? 1959 में। यानी 1959 में क्या लागू हुआ था? ग्रामीण विकास हेतु राजस्थान में तो पंचायती राज व्यवस्था। तो ये तो बात हो गई बेटा प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास से संबंधित 3। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, यानी वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु चलाए हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रह जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण 75.2%। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज जो व्यवस्था लागू की गई थी वो कब की गई थी? तो बताना है 1959 में। अब सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु चलाए गए कार्यक्रम। तो ध्यान से देखना बेटा, लगभग 18-19 कार्यक्रम हैं। पहला जो कार्यक्रम आता है वो है मरु विकास कार्यक्रम।
पहला कौन सा है? मरु विकास कार्यक्रम। ये पढ़ा था क्या? याद है तो 21वें 22वें पाठ में आया था। फिर है जीवन धारा योजना। दूसरी कौन सी है? जीवन धारा योजना। तीसरा आता है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। इसी प्रकार से अगला जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं व बच्चों का विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पे मैंने ग्रामीण नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर लिख दिया ग्रामीण विकास हेतु। अगला आता है युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यक्रम। इससे आगे आता है सूखा संभावित कार्यक्रम। सातवें की बात की जाए तो सातवां भी बेटा किससे संबंधित है? ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों के विकास हेतु। फिर आगे है देशी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। देशी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। फिर आगे हम बात करें तो आता है ऑपरेशन फ्लड। फिर आगे है बेटा हरित क्रांति। और 10वां जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये प्रमुख आपको 10 लिखा दी है मैंने, 8 और बच गए। इसमें भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम भी है, भामाशाह कार्यक्रम भी है, ग्रामीण ग्रामोदय योजना भी है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, ग्राम पेयजल योजना भी है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो भी कार्यक्रम किसके हेतु है? ग्रामीण विकास हेतु चलाया गया कार्यक्रम है। वैसे पीछे हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो 5-7 कार्यक्रमों का हमने वर्णन किया था, उन्हीं का वर्णन इसमें भी दिया गया है। तो देख लो बेटा, पहला आता है विकास, कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। दूसरा है जीवन धारा योजना। तीसरा एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। चौथा है महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम। पांचवा आता है युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। छठा आता है सूखा संभावित कार्यक्रम। सातवां है देशी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। आठवां है ऑपरेशन फ्लड। नौवां आता है हरित क्रांति। 10वां आता है प्रधानमंत्री सड़क योजना। 11वां आपका है भामाशाह योजना। 12वें की बात करें तो भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम। 13वां है सौजल धारा ग्राम पेयजल योजना। 14वां आता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। और 15वां आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना भी चलाई जा रही है। तो ये तो हो गए ग्रामीण विकास हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम। आगे हम बात करेंगे बेटा डेयरी उद्योग से संबंधित।
अगला क्या रहेगा? डेयरी उद्योग। तो देखो डेयरी उद्योग है, इस उद्योग के विकास हेतु, किसके हेतु? डेयरी उद्योग के विकास हेतु डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी। कब है? 1973 में। 1973 में क्या हुआ था बेटा कि डेयरी विकास हेतु डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी। तो डेयरी और डेयरी दोनों में से कौन सा भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना। अब वर्तमान में देखा जाए तो डेयरी उद्योग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में डेयरी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताना है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। दिसंबर 2012 तक दिसंबर 2012 तक कितनी सहकारी संघों की स्थापना हो चुकी है? तो इसमें आपको बताना है 12,631। 12,631 दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों की स्थापना हुई है। क्वेश्चन आ जाए कि 2012 तक राजस्थान में कितने दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों की स्थापना की गई है, तब आपको बताना है कि 12,631 की स्थापना की गई है। और इन सभी संघों से यानी इनसे कितना दूध उत्पादित होता है, यानी 12,631 जो हमने क्या बनाए हैं, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ बनाए हैं, इनसे कितने किलोग्राम दूध का उत्पादन होता है? तो कितना होता है बेटा? 18.01 लाख किलोग्राम, यानी किलोग्राम दूध का क्या होता है? उत्पादन होता है। याद रह जाएगा। दिसंबर 2012 तक कितने संघों की स्थापना हुई थी? 12,631। इनसे कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? 18,01 लाख किलोग्राम दूध का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। अब बात करें कि डेयरी उद्योग है, उनसे हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? डेयरी उद्योग से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो डेयरी से क्या प्राप्त होता है बेटा? दूध है, छाछ है, मावा है, पनीर है, घी है, आदि हमें किनसे प्राप्त होता है? डेयरी उद्योग से। इनके उत्पादन हेतु कौन कौन से केंद्रों की स्थापना की गई है? यानी प्रमुख उत्पादित केंद्र कौन कौन से हैं, यानी उत्पादन करने वाले केंद्र कौन से हैं? इनमें आपको बताना है पोखरण, फलोदी है, जोधपुर, रानीवाड़ा, बज्जू, लूणकरणसर, सूरतगढ़, अलवर, जयपुर, अजमेर, फालना, भीलवाड़ा और उदयपुर। एक बार पुनः सुन लो। पोखरण है, फलोदी है, जोधपुर है, रानीवाड़ा है, बज्जू है, लूणकरणसर है, सूरतगढ़ है, जयपुर है, अलवर है, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर
तथा फलाना में भी इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। अब पीछे एक नाम आया था बेटा ऑपरेशन फ्लड, समझ में आ गया ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड की जो कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था बेटा, 1970 में। 1970 में क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। तो कोई पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब संचालित किया गया था, तब क्या बताना है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संचालित किया गया था। और इसी दौरान एक क्रांति का प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। 1970 में ही एक क्रांति शुरू हुई थी जिसका नाम क्या है, श्वेत क्रांति। कौन सी हुई थी, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का आरंभ 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है, उसका भी आरंभ कब हुआ था, 1970 में हुआ था। अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान में डेयरी विकास की भावी परियोजनाएं, यानी आगामी परियोजनाएं क्या है। तो देखो बेटा, डेयरी उद्योग है वो किससे संबंधित है, दूध से यानी पशुओं से संबंधित है। तो पशु जनगणना की बात करें, इसकी बात करें, पशु गणना की बात करें तो 19वीं जो गणना है वो हुई थी 2012 में। 19वीं जनगणना कब हुई थी, पशु जनगणना की बात कर रहा हूँ बेटा, 2012 में हुई थी, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के मध्य में पशु जनगणना हुई थी। वो कौन सी थी, 19वीं थी, याद रह जाएगा। अगले हम बात करें तो 19वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशु 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशु थे, 577.22 लाख पशु थे। पुनः देख लो बेटा, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशु थे, तो 577.22 लाख पशु थे। आगे हम बात करें कि राजस्थान में वर्तमान में देखा जाए तो प्रति 1000 व्यक्तियों के अनुपात में कितने पशु पाए जाते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों के अनुपात में, ये तो व्यक्ति हैं, इनके अनुपात में कितने पशु हैं, 842 पशु पाए जाते हैं। कितने हैं बेटा, 842 पशु। ये क्या है, व्यक्ति, यानी प्रति 1000 व्यक्ति के अनुपात की अगर बात की जाए तो 842 पशु हैं वो पाए जाते हैं। ये तो 19वीं जनगणना की बात है। अब 20वीं देखो बेटा, 12 में हुई थी, 5 वर्ष बाद है 17, अब कब होगी 22, तो 17 ये तो 2012 में, और 2017 में कौन सी हुई थी, 20वीं, याद रखना 20वीं जनगणना 2017 में। अब आगे देखो कि 2007 से लेके 12 तक, यानी 18वीं और जो 19वीं जनगणना है, इनके मध्य कितने पशु बढ़े या घटे। तो बेटा इनके मध्य की बात करें तो पशुओं की संख्या बढ़ी थी, वो संख्या थी 9.94। कितनी संख्या बढ़ी थी, 9.94 पशु क्या हुए थे, बढ़े थे। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है वो कहाँ पे और सबसे कम कहाँ पे है, सर्वाधिक और सबसे कम। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे,
और सबसे कम की बात की जाए तो कहाँ पे है, तो ज़्यादा में बात करें तो बेटा आता है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और कम की बात करें तो आता है धौलपुर। कम में कौन सा आएगा, धौलपुर। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है वो कहाँ पे है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, धौलपुर में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे कि राजस्थान में देश के कितने प्रतिशत पशुधन पाए जाते हैं। राजस्थान में देश के कितने प्रतिशत पशुधन पाए जाते हैं, तो उसमें आपको बताना है कितने प्रतिशत है, 8%। देश का जो 8% पशुधन है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, राजस्थान में पाया जाता है। तो पुनः देख लो, पशुधन 19वीं पशु जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो कितना था, 517.22 लाख पशु। और 18वीं और 19वीं के मध्य की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई थी, 9.94% की वृद्धि हुई थी। और 20वीं पशु जनगणना है वो 2017 में हुई थी। सर्वाधिक उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में है और सबसे कम की बात करें तो धौलपुर में है। देश का कितना प्रतिशत भाग पशुधन का राजस्थान में है, तो उसमें बताना है कितना प्रतिशत भाग है, 8% भाग है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब आगे हम देखेंगे बेटा कि राजस्थान में गौवंश की प्रमुख नस्ल व क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये भी मानचित्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा बेटा, आगे वाला जो बता रहा हूं। तो देखो, एक तरफ तो लिखेंगे नस्ल, एक तरफ लिखेंगे क्षेत्र। यानी कौन से जिले में कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है गिर। गिर है वो कौन कौन से जिलों में मिलती हैं। गोवंश की बात कर चल रही है बेटा, गिर है ये गोवंश की नस्ल है जो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़। ठीक है। दूसरे की बात करें, दूसरा आता है थार पारकर। कौन सा, थार पारकर। तो थार पारकर जो नस्ल है वो किन किन जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर। तीसरी नस्ल आती है नागौरी। नागौरी नाम से ही एक तो कौन सा रहेगा, नागौर, दूसरा रहेगा जोधपुर और एक रहेगा नोखा। नोखा कहाँ है बेटा, बीकानेर। ठीक है। जोधपुर का भाग है बेटा, इसमें उत्तरी पूर्वी भाग याद रखना, उत्तरी पूर्वी। चौथी जो हमारी नस्ल है वो है राठी। तो राठी है वो बीकानेर है, गंगानगर, जैसलमेर और चूरू में है।
बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और चूरू। अगली आती है कांकरेज। कांकरेज जो नस्ल है वो कहाँ पे है? बाड़मेर, सांचौर और जोधपुर। बाड़मेर, सांचौर और जोधपुर। इसके अलावा एक क्षेत्र और आता है बेटा जिसका नाम है नेहड़ क्षेत्र। कौन सा है? नेहड़ क्षेत्र। आगे आता है बेटा हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल की जो गोवंश है वो कहाँ कहाँ पे है? तो सीधी सी बात है बेटा, जहाँ पे हरियाणा का बॉर्डर लगता है उन क्षेत्रों को लिखना है। सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर। अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे आती है बेटा अगली नस्ल मालवी। मालवी है वो कहाँ पे है? झालावाड़, बारा, कोटा व चित्तौड़गढ़ में। कोटा, चित्तौड़गढ़ में। कितनी आ गई? 7। 8वीं की बात करें तो आती है सांचौरी। तो सांचौरी कहाँ पे है बेटी? सांचौरी, सांचौरी एक तो सांचौर में है। कहाँ पे है? सांचौर, जो कहाँ का है? जालौर जिले में पड़ता है, यानी जालौर, सिरोही, उदयपुर। अगला आता है आपका मेवाती, जिसे क्या बोलते हैं? कोठी। ये कहाँ पे है? अलवर और भरतपुर में। कहाँ पे है? अलवर और भरतपुर में। तो ये हो गया बेटा नस्ल और क्षेत्र। तो इसको एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा है? गिर है। गिर कहाँ पे है? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़। दूसरा हमारा आता है थार पारकर, जो कहाँ पे है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर में। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा आता है नागौरी। नागौरी कहाँ पे है? नागौर, जोधपुर। जोधपुर का कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी। नोखा यानी बीकानेर में। अगला आता है राठी। राठी कहाँ पे है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और चूरू में। कांकरेज की बात करें तो बाड़मेर, सांचौर और जोधपुर। सांचौर कहाँ का है बेटा? जालौर का। हरियाणवी, हरियाणवी की बात करें तो अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आता है मालवी। मालवी झालावाड़, बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़। उसके बाद है आपका सांचौरी। सांचौरी जालौर, सिरोही और उदयपुर। लास्ट में आता है मेवाती या कोठी, जो कहाँ पे है? अलवर और भरतपुर में है। अब देखो बेटा, गिर नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो गिर को याद रखना है रेंडा। गिर का दूसरा नाम क्या है? रेंडा। फिर आता है थार पारकर। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो कहाँ पे है? मालानी। मालानी कहाँ पे है? जैसलमेर। मूल स्थान कौन सा है? मालानी। आगे हम देखें तो नागौरी की बात करते हैं। तो नागौरी नस्ल की गायों का मूल स्थान कौन सा है? सुहालक।
सुहालक, ये मूल स्थान है बेटा इसका। गिर को रेंडा कहते हैं, थारपार का मूल स्थान मालानी है, नागौरी का सुहालक है। इसके अलावा हम बात करें तो आगे आता है हमारी राठी। तो राठी नस्ल की उत्पत्ति है वो लाल सिंधी व साहीवाला के मिश्रण से बनी है। लाल सिंधी व साहीवाला, साहीवाला, इनके मिश्रण से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। फिर अगली जो हमारी आती है वो कौन सी है, कांकरेज। इनका मूल स्थान कहाँ पे है बेटा, कच्छ क्षेत्र में है। कहाँ पे है, कच्छ क्षेत्र। ये कच्छ क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, याद रखना। कच्छ क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, कच्छ क्षेत्र में हुई है। फिर आती है हमारी हरियाणवी के, हरियाणा से संबंधित मालवी। मालवी की बात करें तो इसका जो प्रमुख स्थान है उत्पन्न होने का वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार। और मालवा का पठार कहाँ पड़ता है बेटा, मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, सांचौरी, जालौर में, और मेवाती यानी कोठी है उसका उदयपुर में। तो ये तो हो गए हमारे नस्ल, क्षेत्र, इनके उत्पत्ति स्थल भी हो गए। गिर को क्या कहा जाता है ये याद रखना, रेंडा कहा जाता है। गिर को क्या कहा जाता है, रेंडा कहा जाता है। आगे बात आती है बेटा कि राजस्थान में गौवंश विकास हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो राजस्थान में गौवंश हेतु हमें क्या किया जाना चाहिए, क्या हो रहा है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है देशी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। यानी राजस्थान में गौवंश विकास हेतु किए गए प्रयास में हमने सबसे पहले देखा है देशी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। दूसरे की अगर हम बात करें तो गोपाल कार्यक्रम। दूसरा कौन सा है, गोपाल कार्यक्रम। तीसरा आता है कामधेनु कार्यक्रम। तीसरा कौन सा है, कामधेनु कार्यक्रम। चौथा आता है हमारा केंद्रीय व राज्य गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना। यानी केंद्रीय व राज्य दोनों का नाम आया है, प्रजनन फार्मों की क्या की जानी चाहिए, स्थापना। अगला आता है कृत्रिम गर्भाधान या फिर अच्छी नस्ल पैदा करना। फिर छठा आता है संतुलित पशु आहार। सातवां है आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था। आठवां आता है गौशालाओं का आधुनिकीकरण, यानी जो गौशाला है उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। नौवां है उन्नत नस्ल के बछड़ों का वितरण, यानी अच्छे नस्ल के जो बछड़े हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, वितरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा पशु मेलों का भी आयोजन होना चाहिए, यानी अच्छे अच्छे जो नस्ल के पशु हैं उनको अलग अलग स्थानों पे हम बेच सकते हैं, जिससे इनकी नस्ल में क्या होगा, सुधार होगा। गौपालन को प्रोत्साहन हेतु रियायती दरों पर अनुदान, यानी सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है अब भी। अब लास्ट पॉइंट आता है डेयरी उत्पादों का उत्पादन व उनके वितरण संबंधी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो लास्ट वाला जो बताया मैंने बेटा उसको अच्छे तरीके से याद रखना कि राजस्थान में गौवंश विकास हेतु किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। इसमें आपको 12 प्रयास मैंने बताए हैं, तो 12 प्रयास में से 7 या 8 प्रयास हम इन्हीं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ जो हमारा गौवंश से संबंधित टॉपिक था वो क्या होता है, पूर्ण होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।